अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर मुझसे पढ़ रखा है उनके लिए तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा है, वो इनको यूं सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। ओके हाँ, बच्चों के माइंड में ये होता है कि सर हमें तो प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको तो वहाँ पर फुल फ्लेज क्वेश्चन का आंसर रीजन के साथ लिखना होता है। तो बेटा उसकी भी कोई आपने परेशानी टेंशन नहीं लेनी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आप क्लिक करें, आपके सामने एक पीपीटी फाइल ओपन होगी, उसको आप डाउनलोड करें, उसका प्रिंट लें, वहां से अपने शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करें। ओके हाँ, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाह रहे तो अपनी कॉपी और पेन साइड पर रखें, फुल कंसंट्रेशन के साथ ये शॉर्ट क्वेश्चंस समझें, कॉन्सेप्ट लें, तैयार आप वहां से कर लें। लेकिन अगर कोई बच्चा अपने नोट्स बनाना चाहता है तो उसको मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मैंने हमेशा अपने नोट्स खुद बनाए और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड करता हूं कि अपने नोट्स खुद बनाया करें। ओके तो एनीवे आपको बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने हर क्वेश्चन का आंसर वहां पर कर रखा है। ओके तो स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो बेटा एक्सरसाइज का फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द कैथोड रेज। बेटा जो कैथोड रेज उन पर कौन सा चार्ज होता है, तो हमने पढ़ रखा है कि कैथोड रेज पर नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि वो कैथोड की सरफेस से निकलती हैं और कैथोड जो है वो नेगेटिव प्लेट होती है। तो इसका आंसर आप ये देंगे, द नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैथोड रेज इज नेगेटिव। ओके सेकंड क्वेश्चन है, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास, कैथोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कैथोड। बेटा जो कैथोड रेज होती हैं ये कैथोड की सरफेस से निकलती हैं और उसके परपेंडिकुलर होती हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको यूं समझ सकते हैं कि ये आपके पास कैथोड की प्लेट है, अब ये जो आपका बोर्ड मार्कर है, लेट्स सपोज ये आपके पास क्या है, कैथोड रेज हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कैथोड रेज और ये आपके पास जो कैथोड की प्लेट है इसके दरमियान 90 का एंगल बन रहा है। ओके देख रहे हैं ये वाला, इस तरह ये 90 का एंगल बन रहा है। अब 90 के एंगल को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ओके तो यहां पर देखें, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस 90 का एंगल बनाते हुए। ओके सेकेंड प्रॉपर्टी है, दे कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। बेटा अगर कैथोड रेज गुजर रही हैं, उनकी पाथ में अगर कोई आप ओपेक ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका शैडो सामने वॉल पर बनता है। ठीक है, मैं आपको ये शो करवा रहा हूं, आप ये देख सकते हैं कि कैथोड रेज जो हैं जब पास कर रही हैं तो आपने उनकी पाथ में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करवाया तो उनका शैडो सामने वॉल पर बन रहा है। ओके थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, they are deflected toward positive plate in an electric field, this shows that they are negatively charged। ओके अब क्या किया गया कि हमने कैथोड रेज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया तो बेटा कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। तो ये इस बात की दलील थी कि इन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव की। ओके हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, तो अगर ये नेगेटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव की है ये। ओके तो ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ है आपके पास, दे राइज द टेम्परेचर ऑन विच दे राइज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ये जिस बॉडी पर पड़ती हैं उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। ओके फिफ्थ आपके पास प्रॉपर्टी है, लाइट इज प्रोड्यूस व्हेन दीज रेज स्ट्राइक द साइड्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। बेटा जब ये रेज वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब के साथ स्ट्राइक करती हैं तो वहां पर ग्लो प्रोड्यूस करती हैं, लाइट प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द एटॉमिक सिंबल ऑफ फॉस्फोरस आयन इज दिस। बेटा ये आपको पास एक फॉस्फोरस का आयन दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, एटॉमिक मास 31 है
और -3 का मतलब ये है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ओके, हम जानते हैं कि जब भी किसी पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एडअप किए हैं। 3 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। ओके, तो ये आपके पास एक फॉस्फोरस आयन है। अब उसने आपसे 4 किस्म के क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला आपके पास ए पार्ट है, हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन दी आयन। उसने पूछा है कि इस आयन में आप बताएं कि कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपको इसके फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बात करनी है। सेकंड उसने पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन, इस आयन का नेम क्या है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयन, इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। नेम द नोबल गैस विच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज द आयन हैज, उस नोबल गैस का नाम बताना है जिसकी कन्फिगरेशन इस आयन से मैच करती है। तो ये 4 टाइप के आपके पास क्वेश्चन हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आपके पास है, उसने पूछा है हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखिए बेटा, आपके पास जो फॉस्फोरस आयन दिया गया है -3, 15 इसका एटॉमिक नंबर, 31 इसका एटॉमिक मास है। अच्छा, अगर हम इसके बेटा प्रोटॉन्स की बात करें तो वो कितने हैं देखें। अब बेटा जो इसका एटॉमिक नंबर है इसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, डेट इज 15। एटॉमिक नंबर होता क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बेटा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही तो उसका एटॉमिक नंबर होता है। ओके, तो देखो जो इसका एटॉमिक नंबर है इसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास, 15। ओके, अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स भी 15 हैं। किसी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस आयन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 15। बट इट इज रॉन्ग, नो बेटा देखें यहां पर ये आयन है -3, 15 तो इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जाती इलेक्ट्रॉन्स इसके पास 15 हैं, 3 गेन भी तो किए हैं इसने। माइनस चार्ज का क्या मतलब है, न्यूट्रल एटम के केस में आप याद रखेंगे कि जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर किसी के ऊपर आयन, कोई आयन हो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर आप ये देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका। तो यहां पर ये आपके पास न्यूट्रल फॉस्फोरस नहीं है, उसके ऊपर -3 चार्ज है, मतलब 15 तो उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 उसने गेन किए हैं। तो 15 + 3 कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा इस फॉस्फोरस के आयन के पास 15 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, बच्चा क्या करता है, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रट्टा मार के आता है, चलो जी जो उसका एटॉमिक नंबर उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर देता है। लेकिन ये गलत है, उसका आयन देखें -3 चार्ज है, 15 उसके पास अपने। तो आप ये कह सकते हैं, यहां पर देखें 15 उसके अपने हैं, 3 उसने गेन किए हैं, तो टोटल उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आई बात। ओके, तो मतलब इसके पास 15 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स 18 है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन बेटा कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। तो इसका एटॉमिक मास क्या है, 31 माइनस 15 इसका एटॉमिक नंबर है। तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 31 में से 15 निकाले तो आई थिंक 16, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्लियर है। तो इस तरह बेटा आपने इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड किए। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है इसका, उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ आयन। बेटा इसका आयन का नेम है फोस्फाइड आयन। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, स्पेसिफिक ये जो आयन है आपके पास इसका जो नेम है डेट इज फोस्फाइड आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 15 के साथ नहीं करेंगे,
टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसमें फिल करने हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ P-3 15 31 इज इक्वल टू, देखें अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ट्रिक आपको याद है, वो स्कूल पब्लिक स्कूल वाला करवाया था ना बहुत अच्छे से। यस, देखें क्या है, स्कूल पब्लिक स्कूल। अब जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा है वो ये समझ गए। अब देखें एस पहला सब शेल है तो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, इसकी नंबरिंग 1 2 3 4। पी आपके पास दूसरा सब शेल है तो सेकंड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 2 3। ओके, सेपरेटेड बाय कोमास। अब टोटल इलेक्ट्रॉन भरने हैं 18, 15 इसके पास अपने थे, 3 इसने गेन किए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 18। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में फिल करें। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, याद रखना है ये। तो एस में बेटा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 6 और 2 8, 8 और 2 10, अभी 18 भरने हैं। 2 इसमें फिल करो 12 और यहाँ पर 6 18। ओके, इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो हेयर इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फॉस्फाइड आयन। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। ओके, अच्छा डी इसका पार्ट है, नेम द नोबल गैस विच हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज द आयन हैज। उस नोबल गैस का नेम बताएं। अब नोबल गैस क्या होती है बेटा, पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट साइड पर आपको एंड वाली रो जो मिलेगी वो आपके पास नोबल गैस होती हैं। कौन कौन सी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ओके, तो ये आपके पास नोबल गैसेस हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट इसका आपका ग्रुप नंबर 8 होता है, या इसको 18 ग्रुप भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर नोबल गैसेस के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर बेटा देखें, अब 18 इलेक्ट्रॉन्स किस नोबल गैस के पास होते हैं, नियोन के पास, सॉरी आर्गन के पास बेटा, वेरी सॉरी, आर्गन के पास। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 18, तो 18 ही इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। तो यहाँ पर जो नोबल गैस है डेट इज आर्गन। बेटा ये नोबल गैस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल फिल होता है। देखें पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 यहाँ पर फिल है। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको फर्दर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी के लिए आप याद रखेंगे कि ये जो फॉस्फाइड आयन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन के साथ मैच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जाम्पल। बेटा शेल और सब शेल में डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो शेल आपके पास क्या होता है, अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। बेटा हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक पाथ में रहते हुए वो अपनी मर्जी से रैंडमली मूव नहीं करते। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स जिस पाथ में रहकर न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं उस पाथ को हम क्या कहते हैं, शेल का नाम देते हैं। यहां पर देखें फॉर एग्जांपल सेंटर में बेटा प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द और जिस पाथ में वो मूव करेंगे उसको हम क्या नाम देंगे, शेल का नाम देंगे। ओके, तो इसको आप शेल कहेंगे। शेल को बेटा सेकंड नाम दिया जाता है ऑर्बिट्स का। ठीक है, इसको आप शेल भी कहते हैं और इसको ऑर्बिट भी कहते हैं। अब याद रखेंगे कि हर शेल अपनी स्पेसिफिक एनर्जी रखता है, हर शेल की डिफरेंट एनर्जी है, फिक्स एनर्जी है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा शेल को हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। ओके, तो आपके पास इसको हम एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। तो जो मैंने आपको कहा है कि नीचे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां पर प्रॉपर इन सब को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उस पीपीटी को लाजमन डाउनलोड कर लें। ओके, हाँ, शेल कौन कौन से होते हैं, के शेल, एल, एम, एन। तो ये 4 टाइप के शेल आपके पास होते हैं। सब शेल की बात करें, ईच शेल कंसिस्ट ऑफ सब शेल। बेटा हर शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। ओके, अब द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर। इसका क्या मतलब है,
बेटा जोन सा शेल होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल होंगे। देखें फॉर एग्जांपल n बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल नंबर को, तो 4 शेल हैं आपके पास 1 2 3 4। ओके, यहां पर हम लिखेंगे शेल, पहला शेल होता है k, दूसरा l, तीसरा m और चौथा आपके पास n शेल। अब शेल के अंदर होते हैं सब शेल। अरे सर ये तो हमें पता है, शेल के अंदर सब शेल। अब देखें के आपके पास पहला शेल है तो इसके अंदर एक ही सब शेल होगा, डेट इज एस। एल आपके पास दूसरा शेल है तो इसके अंदर 2 सब शेल होंगे, एस और पी। एम आपके पास तीसरा शेल है तो इसके अंदर एस, पी और डी। एन आपके पास चौथा शेल है तो इसके अंदर एस, पी, डी, एफ। 4 सब शेल होंगे। तो यही बात लिखी है कि द नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट इन अ शेल इक्वल टू दी शेल नंबर, उसके शेल नंबर जो होगा उसके अंदर उतने ही सब शेल होंगे। ठीक है, तो 4 आपके पास सब शेल होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एलिमेंट हैव एटॉमिक नंबर 15, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के, एल एंड एम शेल। उसने कहा है कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, अब आप बताएं कि उसके के, एल और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो बेसिकली आप पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। ठीक हो गया ना। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि किसी शेल या सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए जाएं तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है एटॉमिक नंबर, तो देखिए इसका आंसर आप कैसे करेंगे। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 15। अब जितना बेटा उसका एटॉमिक नंबर, उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो भी आपके पास कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो देखो आपके पास स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक। ओके, एस 1 से स्टार्ट होता है तो 1 2 3, पी सेकंड से स्टार्ट होता है तो 2 से 2 3 आ गया, सेपरेटेड बाय कोमास। ओके, ये चीज़ तो आपको आती है ना, नहीं आती तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने बहुत अच्छे से वहाँ समझाई है ट्रिक्स के साथ, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो प्रॉमिस करता हूँ आपसे आप कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत नहीं करेंगे। ओके, तो इन डिटेल मैंने वहाँ पर करवाया ये। ओके, 15 इलेक्ट्रॉन्स आपने भरने हैं। तो देखो एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो 15 तक हमने जाना है। 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10, 2 12, पीछे रह गए 3, इसमें 6 आ सकते हैं लेकिन 6 भरेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास पीछे रिमेनिंग 3 हैं तो 3 यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो अब आप काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 3 15। ओके, यहां पर अभी बात खत्म नहीं हुई, उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं कहा, उसने कहा है कि आप ये बताएं कि इसके के, एल और एम शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अब देखिए बेटा, ये जो आपके पास एस के साथ आपको नंबर शो हो रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं शेल को, शेल नंबर को। ओके, अब आपको पता है कि पहला शेल होता है के, सेकंड शेल होता है एल और थर्ड शेल होता है आपके पास एम एंड फोर्थ वन इज एन शेल, ऐसा ही है। अब ये आपके पास देखिए फर्स्ट है तो ये आपके पास क्या है, पहला शेल है, डेट इज के शेल। ओके, ये 2, ये भी 2, तो मतलब ये जो आपके पास है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल शेल को। बात समझ आ रही है। देखिए ये इधर भी 2 लिखा है, 2 मतलब दूसरा शेल और दूसरा शेल आपके पास होता है एल शेल। यहां पर देखिए थर्ड, ये भी तीसरा शेल है, ये भी तीसरा शेल है, तो ये आपके पास तीसरा शेल कौन सा होता है, एम, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम शेल को। ठीक है, तो जो नंबर हो वही एक्चुअल में शेल होता है। ओके, तो ये देखिए 1 है तो पहला शेल, ये 2 2 है तो मतलब दूसरा शेल, और ये 3 3 है तो ये तीसरा शेल है। अब आप इसमें से देखें, पहला शेल है तो इसमें 2, तो के है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये आपके पास के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल की बात करें तो काउंट कर लें, 2 and 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपके पास एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और m की बात करें तो 2 and 3 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखें बेटा आपके पास इसका आंसर क्या है आपके पास कि K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और M शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आ गया क्वेश्चन? अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस आपने खूब सारी करनी है इन क्वेश्चंस की। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al+3। एल्यूमिनियम का आयन दिया गया है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। बेटा आउटर मोस्ट शेल का मतलब है बाहर वाला शेल, ठीक है, इसको वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो आउटर मोस्ट शेल आ जाए, वैलेंस शेल आ जाए, एक ही बात है। अब उसने आपको एल्यूमिनियम का आयन दिया है और पूछा है कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब आपको यहां पर ना तो एटॉमिक नंबर बताया है, कुछ भी नहीं। अब ये एल्यूमिनियम है बेटा, अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 13, सही है। तो आप फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स भी याद करेंगे। अब एल्यूमिनियम है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। अब 13 एटॉमिक नंबर मतलब इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन बेटा ये एल्यूमिनियम का आयन है, +3 का क्या मतलब है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। प्लस चार्ज तब आता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो इसका मतलब 13 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। +3 का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट हैं। मतलब देखें Al+3 का मतलब है लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो होते इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अब इसके पास कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 3 इसने लॉस कर दिए। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब देखें 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो यहां पर देखें स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल 1 2 3 2 सेपरेट करें कोमा से। 10 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो 2 2 एंड 6, इसको आप रिमूव कर दें। तो ये आपके पास देखें 2 और 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वेरी गुड। अब देखेंगे इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। बेटा आउटर मोस्ट शेल चेक करने के लिए आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर ऑफ शेल कौन सा है, शेल नंबर सबसे बड़ा कौन सा है। तो देखिए इसमें बेसिकली 2 है, 1 और 2, 3 कहीं भी नहीं है। तो ये 2 आपके पास बिगेस्ट नंबर है, तो यही इसका क्या है आउटर मोस्ट शेल होगा। लेट्स सपोज अगर यहां पर आगे होता 3s1, तो फिर यहां पर बिगेस्ट नंबर होता 3, तो फिर ये इनर शेल हो जाता और ये इसका आउटर शेल होता। समझ आ रही है बात की? ये देखें ये 3rd नंबर बड़ा शेल है, तो जो बिगेस्ट नंबर ऑफ शेल होगा वो उसका आउटर मोस्ट शेल होता है। अब यहां पर 3rd तो नहीं है, यहां पर बिगेस्ट 2nd ही है, 2nd से बड़ा कोई नहीं है, तो जो बिगेस्ट है वही आपका आखिरी शेल है। तो इसमें देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 and 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये कहेंगे कि देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ Al+3 आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मैग्नीशियम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 2,8,2। अरे सर ये कैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हमने तो ऐसे नहीं पढ़ी। इस तरह भी लिखी जा सकती है। आय हाय केमिस्ट्री अपन का जीवन हराम कर रखा है इसने सर, इतने मुश्किल सवाल। अच्छा देखिए मैग्नीशियम के पास होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, पता है आपको। ओके, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं जी 1s2 2s2 2p6 3s2, यही है 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखें ये जो लिखी गई है बेटा, पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ऐसे ही है। तो पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे शेल में है फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह करके 2,8,2 शेल्स के रिस्पेक्ट में लिखी गई है, ना कि सब शेल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये सब शेल हैं और ये शेल के रिस्पेक्ट में लिखी है। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में 2। तो 2,8,2 इस तरह करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है आपको मैग्नीशियम की। ओके, अब उसने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो बेटा इसमें से देखो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है। तो अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ा शेल कौन सा है, हाईएस्ट नंबर शेल कौन सा है। तो देखो 1 2 3,
तो ये थर्ड वाला बड़ा है। ओके, तो यही बेटा इसका आउटर मोस्ट शेल है। तो उसने पूछा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके पास आंसर आएगा ए वाले का 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। बी आपके पास है इन विच सबशेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। कौन से सबशेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? तो देखो कौन सा सबशेल है, एस सबशेल। ओके, तीसरा शेल है और तीसरे शेल के एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं मैग्नीशियम के, तो यहाँ पर एस सबशेल है, तो बी वाले का आपके पास आंसर है एस सबशेल। क्लियर है? सी आपके पास है वाई मैग्नीशियम टेंड्स टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेटा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ही लॉस क्यों करता है? मतलब ये कि मैग्नीशियम Mg2+ में होता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो उसने पूछा है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही लॉस क्यों करता है। तो गौर से सुनो बेटा, देखें ये अगर मैग्नीशियम अपने, अच्छा गौर से सुनो, गौर से बेटा, इसके आगे 3p भी तो है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। चाहे इलेक्ट्रॉन ना हो, शेल तो प्रेजेंट है। अब आप घर से बाहर जाओ तो ऐसा तो नहीं है कि आपका घर ही गायब हो जाएगा। आप घर में नहीं हो लेकिन आपका घर तो उसी जगह पे रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स चाहे हो या ना हो बेटा, सबशेल तो है वहां पर। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट शेल नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 6 होने चाहिए, लेकिन अभी इसके पास नहीं है। अब सुनो जरा गौर से बेटा, अगर ये मैग्नीशियम अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, यहां से निकाल दे, मतलब यहां पर भी 0 हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों ये निकाल दे यहां से, तो देखो ये तीसरा शेल कंप्लीटली गायब हो जाएगा। यहां से गायब का मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अब मैग्नीशियम के पास जो आखिरी शेल बचेगा वो कौन सा होगा? सेकंड वाला। तीसरा तो निकल गया, अब ये सेकंड वाला रह गया। अब देखो सेकंड वाले में यहां पर देखो 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर सेकंड शेल कंप्लीट है। ठीक है, याद रखेंगे आप, ये स्टेरिक कर लें अपने नोट्सों में, जैसे भी आप इसको चाहे उर्दू में लिख लें कि हर एटम बेटा ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ओके, तो देखो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो दूसरा शेल बचेगा और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे टू अटेन द स्टेबिलिटी, टू अटेन, या इसको ऐसे कह सकते हैं टू अटेन दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हमने बात की कि जो आपके पास नोबल गैसेस होती हैं, ये वाली हीलियम, नियॉन, आर्गन, इसी तरह ये स्टेबल होती हैं। ठीक है, तो अब ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है? नियॉन की। ठीक है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिया तो इसके पास भी बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स दैट अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा? हाँ, तो आप यह कहेंगे टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन की दैट इज स्टेबल। तो बेसिकली ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लॉस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन गेन एन इलेक्ट्रॉन। बेटा एटम के ऊपर नेचर ऑफ चार्ज बतानी है जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है। यार ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? चले कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से, जिन बच्चों को आता है। उतनी देर में ये मैं बिग लीची बोतल पी लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अरे सर आप इतनी ठंडी ठंडी बिग लीची पी रहे हैं सर आप। ओके, हाँ जी, कर दिया कमेंट सेक्शन में आंसर। वेरी गुड। यहाँ पर देखिए बेटा, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, व्हेन एन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा है कि नहीं? ओके, एंड व्हेन एन एटम
गेन इलेक्ट्रॉन, तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। बस ये इसका आंसर था। पॉजिटिव चार्ज आया तो बना कैटाइन, और नेगेटिव चार्ज आया तो बना एनाइन। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो पॉजिटिव चार्ज, गेन करे तो उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर व्हाट पर्पस यूरेनियम 235 यूज्ड। बेटा यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स में भी आप ये पढ़ रखा है कि यूरेनियम 235 को हम यूज करते हैं टू गेट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, टू गेट लार्ज, या इसको आप ह्यूज भी कह सकते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी आपको कैसे मिलती है? इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन क्या था? हैवी न्यूक्लियस का ब्रेक डाउन हो जाना स्मॉलर न्यूक्लियाई में, और उसके साथ साथ बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती थी, और उस रिएक्शन को हम कहते थे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। तो उसके लिए हम यूज करते थे यूरेनियम 235 का। कैसे? यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देता हूँ जल्दी से। यूरेनियम एटॉमिक नंबर होता है 92, 235 इसका एटॉमिक मास। बेटा इस पर अगर न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवाया जाए तो आपके पास ये हैवी न्यूक्लियस टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है, क्रिप्टॉन में और आपके पास बेरियम में। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36, एटॉमिक मास 94, बेरियम 56 एटॉमिक मास, 139 एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर इसका। +3 आपके पास न्यूट्रॉन्स निकलते थे, और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको मिलती थी। डेट इज वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो इस एनर्जी को गेन करने के लिए, गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए हम यूरेनियम 235 का यूज करते हैं, और इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, याद रखेंगे। तो आप ये लिखेंगे यूरेनियम 235 यूज टू गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और ये आपके पास किससे मिलती है? आपको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पेशेंट हैज गॉइटर, हाउ इट इज डिटेक्टेड। बेटा किसी पेशेंट को गॉइटर है। गॉइटर बेटा थायराइड ग्लैंड, यहां पर आपके पास थायराइड ग्लैंड होता है, और अगर थायराइड ग्लैंड में बीमारी हो जाए, आपने अक्सर देखा होगा अक्सर यहां से किसी का गला फूला हुआ होता है ना, स्वेल हो जाता है। ठीक है बेटा, उस बीमारी को हम कहते हैं गॉइटर। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड की बीमारी है। तो अगर यहां से वो स्वेल हो जाए तो उसको हम कहते हैं गॉइटर। तो अगर ये डिटेक्ट करना हो कि किसी पर्सन को गॉइटर की बीमारी है या नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? आयोडीन 131। ठीक है, तो बेटा टू डिटेक्ट गॉइटर आयोडीन 131 इज यूज्ड। ओहो, लें जी। ठीक है, तो गॉइटर डिटेक्ट करने के लिए थायराइड ग्लैंड में हम आयोडीन 131 का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, गिव 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। बेटा पॉजिटिव रेज जिसको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं, 3 प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है। तो फर्स्ट है आपके पास, पॉजिटिव रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द कैथोड रेज। बेटा जो आपके पास पॉजिटिव रेज होती हैं ये भी स्ट्रेट लाइन मूव करती हैं, लेकिन कैथोड रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर कैथोड रेज इस डायरेक्शन में आ रही है तो आपके पास पॉजिटिव रेज इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके, सेकेंड आपके पास प्रॉपर्टी है, they are deflected toward negative plate in an electric field, it shows that they are positively charged। बेटा इसको भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया गया तो ये आपके पास नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब ये था कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, नेक्स्ट आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी है, these rays are not originated from the surface of cathode। ये कैथोड की सरफेस से नहीं निकलती। कैसे प्रोड्यूस होती हैं? They are produced when cathode rays collide
विद द रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल। जब कैथोड रेज बेटा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूल्स के साथ हिट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, कोलाइड करती हैं, तो वहां से जो रेज प्रोड्यूस होती हैं उन रेज को हम कहते हैं पॉजिटिव रेज। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो आपके पास पॉजिटिव रेज हैं या कैनाल रेज हैं, क्या ये एनोड की सरफेस से निकलती हैं, तो आंसर है नो, ये एनोड की सरफेस से नहीं निकलती, बल्कि कैथोड रेज जब गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करती हैं तो तब ये गैस जाकर प्रोड्यूस होती है। ओके, these rays are not originated from the surface of एनोड आएगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये फिर पॉजिटिव प्लेट से नहीं निकलती। ओके, नेक्स्ट आपके पास है, तो करेक्शन कर लीजिएगा, सरफेस ऑफ एनोड। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? इसका आंसर आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मिल जाएगा। क्या डिफेक्ट था इसका, देखिए जरा बेटा, किसी भी एटम के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं तो बेटा ये अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करते हैं। ओके, याद है ना आपको, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्लासिकल थ्योरी पर बेस करती थी और क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और जब ये न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करता रहेगा कंटिन्यूसली तो ये अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता रहेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन एक्चुअल में बेटा ऐसा नहीं होता, ये रदरफोर्ड का पहला डिफेक्ट था। ठीक है, मतलब इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मूव करता रहेगा अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता रहेगा, एट द एंड इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ओके, ये इसका पहला डिफेक्ट था। सेकंड इसका डिफेक्ट ये था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है तो उसके लिए फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ओके, तो ये मैं आपको लाइन और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूं। तो बनना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम चाहिए लेकिन बनता क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो ये आपके पास दो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, जिसकी वजह से ये मॉडल गलत हुआ। उसके बाद फिर बोहर एटॉमिक मॉडल आया था। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, व्हेन डज इट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी? सर आप कहाँ चले गए बेटा, यहाँ पर ही, मैंने कहा जाना। ओके, देखिए उसने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना वो एनर्जी को इमिट करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ओके, फिर कब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब करता है? तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करेगा कब? when it jump from higher energy orbit to lower energy orbit, जब वो higher orbit से lower orbit में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है। on the other hand इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी कब? when it jump from lower energy orbit to higher energy orbit, जब वो छोटे ऑर्बिट से बड़े ऑर्बिट में मूव करेगा तब वो एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये दो ही केसेस हैं आपके पास। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस किए। मैं आपको एक दफ़ा फिर कह रहा हूँ बेटा, इन क्वेश्चंस की जो फाइल है वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप जाकर लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने फाइल ओपन होगी, वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके प्रिंट्स लें और अपने नोट्स याद कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका आज का लेक्चर। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।